पानी का इंतजाम भगवान ने जो किया उतना ही हो पाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने लगभग बहुत सारी बातें रख दी थी। अगर मैं सबका नाम लेना चाहूंगा तो अम्बेडकर नगर की जो आबादी है, मुझे लगता है कि कम से कम 1/4 आबादी आज यहाँ पे मौजूद थी। तो मैं पूरे अम्बेडकर नगर के एक एक व्यक्ति का शुक्रगुजार हूँ और जो आपने सम्मान दिया है उसके लिए मुझे किसी भी स्तर पर किसी भी तरह के मदद की अगर आवश्यकता पड़े तो उसके लिए मैं हमेशा जो सबसे बड़ी बात मुझे आज लगी, गाजियाबाद से चल के लखनऊ में मैं रुका था। आमतौर पर ज्यादातर कार्यक्रमों में इस तरह से होता है कि कहीं नाइट स्टे होता है, बहुत सारे लोग लोग मिलने आते हैं। आज सुबह जब मैं अम्बेडकर नगर के लिए निकला और फैजाबाद के बाद जब अपनी शहर में घुसा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं नेता हूँ, लेकिन यहाँ घुसने के बाद जब मैंने लोगों को देखा तो मुझे लगा मैं नेता नहीं, अम्बेडकर का बेटा हूँ। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, ये हो सकता है आपकी मांग नहीं हो सकता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे आस्था नहीं हो कि अम्बेडकर नगर की आवाज प्रदेश में नहीं राष्ट्रीय स्तर पर गूंजनी चाहिए। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। ऐसा वादा है। पूरा देश युवाओं का देश कहा जाता है, इसलिए क्योंकि युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा होगी। आज मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग नौकरी पेशा की तैयारी करते हैं और जो लोग नौकरी करते हैं, उन सभी युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, राजनीति लोकतंत्र की सबसे अहम जरूरत है। अभी आपने सुना पत्रकार साथी पूछ रहे थे, राजनीति का नाम ले रहे थे कि नेता बनाते हैं। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी ने नाले से गैस बना दिया और समाजवादी पार्टी ने नेता बनाने को क्या गलत किया? ऐसे ऐसे आपको उल्टा सवाल पूछने को मिल जाते हैं। तो जो राजनीति है, युवाओं की भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक चीजें अपने आप सही नहीं होगी। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, ये राज में युवाओं के लिए बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो मुझ जैसे गरीब को प्रदेश नहीं राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बड़ा समाजवाद तो होगा नहीं। मेरे जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मेरे सहारनपुर मंडल जैसे 2 मंडलों का चुनाव लड़वाया, ये मेरे लिए नहीं आप सबके लिए गर्व की बात है कि मैंने 2 मंडल और 2 जिले का चुनाव लड़ा मेरे सहारनपुर मंडल में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा मार्गदर्शन उस चुनाव में किया। ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हम जैसे आप जैसे युवाओं को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है। ये समाजवादी का काम है। नेताजी के ऐसे हजारों काम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो युवा राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का तरीका बदलना है, राजनीति की प्रकृति बदल रही है, आप अपने काम के तरीकों को बदलो। नहीं तो जैसे सनराइज साबुन कोई नहीं जानता भी समय जो हम लोग छोटे से यूज करते थे, ठीक उसी तरह से राजनीति चल पड़ी है। राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो राजनीति नहीं कर रही है बल्कि वो प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको हर स्तर पर, हर फोरम पर उसके लिए काम करना होगा। इस देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति, हमारे बाएं तरफ बैठे हैं बहन डॉक्टर प्रतिमा यादव जी के नेतृत्व में, ये मातृशक्ति ऐसी शक्ति है जिधर मुड़ती है देश की दिशा उधर जाती है। तो आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप लोग या तो गुलामी करेंगे
या तो मनरेगा में मजदूरी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने मनरेगा में 16 लाख रोजगार दे दिए। जिस पार्टी के मुखिया को ये न पता हो कि मजदूरी और रोजगार में फर्क क्या होता है, उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा तो वो ठीक बात नहीं है। हमारी पार्टी इस तरह की नहीं है। हमारा नेतृत्व जैसा है, उनकी सोच को आप समझिए, उनके किए गए काम को समझिए। एक गरीब आदमी जिसके जेब में 1 रुपया ना हो, उसके किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए परिवार में, साइकिल चलाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आप साइकिल नहीं चला सकते, पीछे बैठा नहीं सकते, उसको एक पकड़ने वाला भी आदमी चाहिए। उस परिस्थिति को समझिए जिसको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अनुभव किया और एम्बुलेंस की सेवा दे करके 10 मिनट के भीतर आपके घर पे एम्बुलेंस पहुंचती थी और आप इलाज कराने के लिए पहुंच जाते थे। जब आप इलाज कराने पहुंचते थे तो पर्चा 1 रुपये का कटता था सरकारी अस्पताल में, दवाई मुफ्त मिलते थे। समाजवादी पार्टी सरकार गरीब को मूल्य नहीं देती थी, गरीब का इलाज कराती थी, गरीब का सम्मान करते थे। लेकिन आज जो सरकार आई है, पीपीपी कॉर्नर पे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं। सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइवेट कर दिया जाएगा और 1 रुपये की पर्ची 100 रुपये में काटी जाएगी और दवाई का पैसा दिया जाएगा। तो आप समझिए कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच क्या है, आपको काम पहुंचाना चाहते हैं, आपको उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि जो रास्ता संघर्ष का होता है वो टिकाऊ होता है। मैंने खुद, अगर मैं अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूंगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, कितने बहुत सारे लोग आए हैं मेरे पड़ोस के लिए, बाकी जो लोग हैं वो भी सारे लोग जानते होंगे। मेरे माता पिता दोनों अनपढ़ हैं, माता जी का देहांत हो गया है। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, बेटे के हमने पीएचडी किया और 80,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। लेकिन जब मैं अंदर जाके देखा, नौकरी कितनी भी बड़ी कर लो लेकिन आपको गुलामी करनी होती है। गुलामी करने वाला व्यक्ति कभी किसी के बड़े बदलाव में नहीं साथ हो सकता। इसलिए आपको नेतृत्व करना होगा, युवाओं को नेतृत्व करना होगा, गरीबों को नेतृत्व करना होगा, महिलाओं को नेतृत्व करना होगा, तब जाके आपको की भागीदारी मिलेगी। कोई आपको देने नहीं आएगा। बाबा साहब के संघर्ष को आपने देखा होगा, अपने बच्चे की मौत में नहीं पहुंचे थे, वो संघर्ष किया था, तब आज हम खड़े हुए माइक पे बोल रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ खड़े होने के लायक नहीं थे। जिन पूर्वजों ने हमें लायक बनाया, लोहिया जी ने विश्व पटल पर भारत की जो पहचान बनाई, वो समाजवादी पार्टी में है। बात मेरे पास इतनी है कि मैं 3 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ। बस बात इतनी सी कहनी है कि आपको समझना होगा सही क्या है, गलत क्या है। टीवी में चलने वाली हर खबर सही नहीं होती, अखबार में छपने वाली हर खबर सही नहीं होती। उसके पीछे की चीजों को आप देखोगे तो आपको घिन आएगी। आज समाज ऐसे दौर से गुजर रहा है, उसे बचाने का काम आपके कंधे पर है, हमारे कंधे पर है। दूसरी पार्टी नहीं करेगी, मैं आपको दावा कर सकता हूं। समाजवादी पार्टी कर सकती है। आज की जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के सामने निवेद का मुकाबला करने वाला है तो समाजवादी पार्टी है। बाकी पार्टियां एक अलग तरह के गठबंधन में फंसी हुई हैं, जिसको हम अदृश्य गठबंधन कहते हैं। उस अदृश्य गठबंधन को पहचानिए। अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में आता है, आपसे कहता है हम आपके बजट के हैं, आपके समुदाय के हैं, आपके जाति धर्म के हैं, अब आपके हक की बात करते हैं, आप उसके पिछले 6 महीने का इतिहास देखिएगा कि उसने आपके हक के लिए क्या क्या कर दिया है। एक काम अगर बताए तो उसके बारे में सोचना, नहीं बताए तो पूरा पूरा मेरा नमस्कार और समाजवादी विचारधारा में घुस है। ऐसे सवाल करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर आपके पास जनप्रतिनिधि आ जाए, आपके गांव में आ जाए, आप उसे बोलिएगा कि मेरे बूथ पर आप एक काम बता दीजिए तो मैं आपको वोट दूंगा। जब ऐसे सवाल पूछोगे, इनको मुंह फेरना पड़ेगा, अपनी नाकामी के लिए अपनी आंखों में शर्म देखना पड़ेगा। जब अपनी आंखों में शर्म देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इनको लगेगा कि जाना ठीक नहीं है। इसकी शुरुआत हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में हुआ, जब विधायक के ऊपर शाही फेंकी गई। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हुआ, जिले में, जब विधायक को गंदे पानी में चलवाया गया। कहते नहीं है कि लात का देवता बांस से नहीं
मानता है तो आपको वो हद करने के अपनाने पड़ेंगे। ये मैं आपको प्रोव नहीं कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि इसमें किस रास्ते में आगे बढ़ना है। ये ऐसे लोग हैं जो भाई भाई में झगड़ा करवाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो परिवार में फूट डालने का काम करते हैं, आपके लिए अलग अलग तरह के पैकेज घोषित करते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि 60 रुपए का अनाज लेना पसंद करोगे कि एक बेटे की नौकरी पसंद करोगे जो 50,000 रुपये महीना ले आएगा, आपको तय करना होगा। बेटी अगर पढ़ेगी, बेटी अगर इंजीनियर बनेगी, बेटी डॉक्टर बनेगी, आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपका बेटा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज करके बैठा है तो कैसे आपके खिलाफ फैसला लिख देगा? आखिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं किसानों को नहीं मारो? वो वही लोग तो हैं जो उनके इशारे पे काम करते हैं। तो हमें लोकतंत्र के चारों स्तंभ को मजबूत करना होगा। चारों स्तंभ में आपकी विधायिका आती है जिसकी लड़ाई 2022 की है, उसके बाद कार्यपालिका आती है, कार्यपालिका में पढ़ाई लिखाई करना होगा आपको और अधिकारी बनकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी और आपसे जो लोग जुड़े हैं, आपके जो नीचे हैं, उनके लिए काम करना होगा। इसके अलावा जुडिशरी आती है, तीसरा स्तंभ जुडिशरी है आपका। आज जुडिशरी में अगर हम कहें तो ओबीसी और एससी का जो प्रतिनिधित्व है 1% से भी कम है। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी जज बनकर बैठी है तो आपके खिलाफ फैसला कैसे लिखेगी? क्या उसके हाथ नहीं कांपेंगे? लेकिन अगर पूंजीपति मानसिकता के लोग बैठे हैं तो उनको तो आप इतना सीखते हो इसकी जान जाने में कितने लाख रुपए मिलेंगे। आज की जो सरकार है बेटियों की जान जाने पर कीमत बताती है 20 लाख रुपए दे दिया, और क्या करना चाहिए हमें? बाकी लोगों की कीमत लगाती है, व्यापारी की जान चली गई 20 लाख 10 लाख रुपए में मुआवजा दे दिया। अरे उस बहन के सिंदूर की कीमत कैसे आप दोगे? मुझे बताओ। उस संवेदना को कैसे दोगे जो 7 साल का बच्चा पूरी जिंदगी पिता के साया टूटने के बाद जिंदा रहेगा, अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ाएगा? इस संवेदना के साथ अगर काम करोगे आपको रूह कपेगी, आपको लगेगा जो सरकार है 2022 में निकल फेंक होगा। इतना इंतजार नहीं कर सकते आप। मैं राष्ट्रीय चैनलों पे, प्रदेश के चैनलों पर आप सभी की बात को मजबूती से रखूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। आप समझिए कि आप मुझे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर आप वहाँ बैठे हैं और आपकी बात को मजबूती से रखूंगा। अगर आप मैंने निवेश सुने होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अम्बेडकर नगर में बिहार ब्लॉक में किसी टीचर ने पूरे में छात्र का ध्यान दे दी थी। मेरे पास उसे सूचना आई, जैसे मैंने आगे डिबेट शुरू करी मैंने उसी बात को तुरंत रख दिया कि अम्बेडकर नगर में शिक्षक और साथ में जा रहे हैं। बाकी मैं इनकी कमियों की बात अगर करूं तो मुझे 2 घंटे का समय चाहिए, कोरोना की बात करूं 2 घंटे का समय चाहिए। लेकिन क्योंकि आप लोग इतने थके हुए हैं और जवान है तो मैं कहना भी ठीक नहीं थके हुए हैं, क्योंकि मैं भी नहीं थका हूं, आप कैसे थके हुए? जवानों का देश है, आपको इसलिए सुनना पड़ेगा, 2-4 मिनट और सुनना पड़ेगा। कोरोना के समय में जब इस प्रदेश और देश का एक आदमी दहशत में जी रहा था, इस हाल में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा जिसका कोई जानने वाला ऑक्सीजन की बिना जान ना दे दिया। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके पास टेलीफोन नहीं आया होगा कि मुझे अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जो गंगा पुत्र हैं इस देश के, जैसे ये थे वैसे इन्होंने गंगा को कर दिया, जैसे ये थे वैसे इनकी टोपी का रंग है, हमारी टोपी की बात करते हैं, वैसे इन्होंने कर दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में इस देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोला इस देश में एक भी आदमी की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गिरी। आप मुझे बताइए पूरे विश्व पटल पर हमारी छाती 56 इंच की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी, ये समझना होगा आपको। उन्हीं की नकल करते हुए बाबा ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। जिस बात का आप पुख्ता प्रमाण रखते हो, आप समझिए कि अगर इतने किसी की जान के लिए कोई झूठ बोल सकता है तो उसके पैसे छीनने के लिए, उसकी नौकरी छीनने के लिए, उसके अधिकार छीनने के लिए, उसकी बेटियों के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकता है। ये गिरे हुए लोग, इनको इतनी मिट्टी डाल दो कि आने वाले 50 साल में आपके सामने खड़े हुए नजर ना मिला सके। मुझे लगता है समय बहुत हो गया है। आप लोगों ने जितनी एनर्जी के साथ इस स्वागत सम्मान समारोह को आगे बढ़ाया, मुझे पूरा विश्वास है अम्बेडकर नगर में जिस तरह से लोग आंदोलित हुए, सबके दिलों में वो
कसक जग गई कि नहीं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मैं सड़कों से जा रहा था, मैं दुकान पर बैठे हुए एक व्यक्ति को देख रहा था, चाहे वो मोटरसाइकिल सही करने वाला मैकेनिक हो, चाहे वो आपका मॉल में खुला हुआ उसमें बैठा हो, चाहे चाय की दुकान हो, मैं एक एक व्यक्ति पर नजर रखते हुए जा रहा था। और जब मैं उनसे हाथ में अभिनंदन कर रहा था तो दुकान के अंदर 40 फीट के अंदर से रिस्पॉन्स कर रहे थे। इसका मतलब तैयार है, उन्हें जाकर के बताना है कि 2022 में अगर हम 5 सीट अम्बेडकर नगर से निकाल के देते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको साइकिल देखना है, साइकिल दिखनी चाहिए, साइकिल दिखनी चाहिए, साइकिल। मैं केंद्रीय नेतृत्व में होने के नाते आपसे बस इतना आश्वासन दे सकता हूँ, अम्बेडकर नगर के एक एक व्यक्ति की कोई भी समस्या होगी, कोई भी बात होगी, अगर मुझ तक आएगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तक 2 घंटे के भीतर पहुंचेगी। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ और अपने आप को नेता कम मानता हूँ, बेटा ज्यादा मानता हूँ, आप लोगों का भाई ज्यादा मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी एक एक चीजों को मुझसे अवगत कराएंगे और मैं 2 घंटे के भीतर जो बड़ी चीज होगी, जो वहाँ भेजने लायक होगी, मैं वहाँ भेज दूंगा। जो मेरे स्तर से समाधान नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। डीएमएसएस के अगर किसी तरह की समस्या खड़े करते हैं, उनसे मैं सीधी बात कर सकता हूँ। अभी एसएसपी साहब का मैसेज आया था, पूछ रहे थे कि कोई समस्या तो नहीं है, कार्यक्रम आपका ठीक हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उन सबका मैं आभारी हूँ। मीडिया के साथियों ने जो राष्ट्रीय चैनल है, मैं उसको भी देख रहा था कौन कौन आए, आज तक वाला भी आया था, इंडिया न्यूज वाला भी आया था, चैनल में देख लिया था कौन कौन बैठे होंगे। राष्ट्रीय चैनल ने इस खबर को कवर किया, मैं सभी मीडिया के बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी के एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस मुझे अगर कोई काम बताओगे, मैं ये मानूंगा कि अगर आपके लिए मैं अपने जीवन में कोई काम कर पाऊंगा, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं